नमस्कार मित्रों, मैं उदय वर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। देखिए, आज इसका दूसरा वीडियो है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम पढ़ रहे हैं। कल हम लोग जो है ऊपर वाला जो आप लोग को ये सब दिखाई दे रहा है पूरा हम लोग सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, देखिए यह सब हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का विकास जो है किस प्रकार हुआ था, देखिए यह सब हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर मेमोरी से पढ़ेंगे। यदि आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों को वीडियो चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये देखिए पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है। देखिए दोस्तों, हम इसको बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश हम लोग को भले दिखाई दे रहा है। जितने भी लोग हमारे बड़े भाई बहन दोस्त लोग हिंदी भाषी वाले हैं, जिन्हें हिंदी में बेहतर समझ आता है, तो देखिए मैं एक एक वर्ड को अभी जो है हिंदी में व्याख्या करके आप लोगों को समझा दूंगा। तो देखिए लिखा कि कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी टू स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग। देखिए कह रहा है कि जो कंप्यूटर जो सिस्टम होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। मेमोरी की आवश्यकता क्यों होती है? डेटा और निर्देशों को क्या करने के लिए? स्टोर करने के लिए। लिखा कि व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वी यूजुअली टॉक अबाउट द मेन आर प्राइमरी मेमोरी। यही कह रहा है कि जब हम कंप्यूटर को यानी कि जब हम कंप्यूटर की मेमोरी की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारा तात्पर्य मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी से ही होता है। और देखिए द सेकेंडरी मेमोरी यानी कि आल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस, ये भी याद रखिएगा। पूछ लेगा कि इनमें से जो स्टोरेज डिवाइस को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बताइएगा कि सेकेंडरी मेमोरी के नाम से। या पूछ लेगा कि सेकेंडरी मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है, तो स्टोरेज डिवाइस के नाम से। तो जो स्टोरेज डिवाइस होता है कौन सा मेमोरी होता है, वो सब सेकेंडरी मेमोरी होता है। लिखा है कि द सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज। अब देखिए दोस्तों, यह कह रहा है कि यह जो वही दूसरी ओर जो द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी होता है, जिसे स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है, यह डेटा निर्देशों और रिजल्ट को क्या करता है? परमानेंटली रूप से क्या करता है? संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है, ताकि उन्हें भविष्य के लिए प्रयोग किया जा सके। और हम लोग जानेंगे कि यूनिट्स ऑफ मेमोरी यानी कि अब देखिए दोस्तों, यह मतलब यह इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। यहीं से आप लोग के एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल जाएगा इसी लाइनों में से। देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिट्स ऑफ मेमोरी यानी कि मेमोरी की इकाइयाँ। देखिए कंप्यूटर सिस्टम में यूजर्स बाइनरी नंबर्स टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा। अब देखिए पूछेगा कि कंप्यूटर जो सिस्टम होता है वह किस प्रकार डाटा को लेता है, तो देखो बाइनरी नंबर्स के रूप में डाटा को क्या करता है? स्टोर करता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वह बाइनरी संख्याओं का उपयोग करके डेटा को संग्रहित करता है। किस रूप में? बाइनरी नंबर्स के रूप में। और देखिए द बाइनरी डिजिट 0 और 1 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए हर एक एग्जाम पूछ लेता है कि बाइनरी नंबर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए 0 और 1 जो है यह बाइनरी डिजिट कहा जाता है। 0 और 1 याद रखिएगा, 0 1 बाइनरी डिजिट। और देखिए विच आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी आर कॉल्ड बिट्स। अब देखिए ये कह रहा है कि यह जो होता है यह बाइनरी अंक 0 और 1 होता है। इसको देखिए मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है और जिन्हें बिट कहा जाता है। तो बिट किसे कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है। लिखा कि फर्दर दीज बिट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स। आगे देखिए बोला कि यह कई बिट्स को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है। अब देखिए अगला जो यह लाइन है यह बहुत इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है कि ए 4 बिट वर्ड इज कॉल्ड ए निबल। देखिए बहुत लोग यही जानते हैं कि एग्जाम में देखिए बहुत बार पूछा है कि एक निबल में कितने बिट होता है। तो याद रखिएगा एक निबल में 4 बिट होता है। एक निबल में कितने बिट होता है? 4 बिट होता है। तो रट लीजिए, एक निबल में 4 बिट, एक निबल में 4 बिट। बहुत लोग 8 बिट करते हैं, गलत हो जाएगा। तो एक निबल में 4 बिट होता है। यहाँ पर लिखा है कि एग्जाम्पल्स ऑफ निबल आर, जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया निबल का 4 बिट होगा। तो देखिए 1 0 0 1 1 0 1 0 फिर 0 0 1 0, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स है। लिखा कि 2 निबल वर्ड जैसे कि 8 बिट वर्ड, जैसे मान लीजिए देखिए एक निबल में कितना
बिट होगा, 4 बिट होगा, तो 2 निबल में कितना होगा, 8 बिट होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा कि 2 नंबर मतलब 2 निबल वर्ड जैसे 8 बिट वर्ड इज कॉल्ड ए बाइट। मतलब अब देखिए दोस्तों, सबसे छोटा जो होता है, आप लोग याद रखिएगा, सबसे छोटा जो होता है वह बिट होता है। क्या होता है, सबसे छोटा जो होता है मेमोरी में बिट होता है। उसके बाद क्या बनता है, बाइट बनता है। याद रखिएगा, बिट से क्या बनता है, बाइट। तो सबसे छोटा क्या बनता है, बिट रहता है। उसके बाद क्या होता है, बाइट होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे क्या लिखा है कि 8 बिट वर्ड इज कॉल्ड ए बाइट। मतलब अब पूछेगा कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक बाइट में कितने निबल्स होते हैं, एक बाइट में जो होते हैं वह कुल 8 बिट होते हैं। भी याद रखिएगा, एक बाइट्स में 8 बिट होते हैं, याद रखिएगा। और हम बताएं कि एक बिट में कितना निबल्स होता है, जो 4 निबल्स होता है। आप लोग इसको एकदम रट लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो 8 बिट वर्ड इज कॉल्ड ए बाइट, तो एक बाइट में कितने निबल्स होते हैं, तो देखिए 8 बिट वाले जो होता है, 8 बिट के वर्ड को क्या कहा जाता है, बाइट कहा जाता है। अब देखिए लिखा है कि 4 बिट्स का शब्द क्या, निबल कहलाता है। और देखिए 2 निबल यानी कि 4 4 8 बिट मिलाकर क्या बनाते हैं, एक बाइट बनाते हैं। यानी 2 निबल मिलकर यानी 8 बाइट से मिलकर जो है एक, देखिए 8 बिट से मिलकर, बाइट्स नहीं, 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनाते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर 8 बाइट कैसे है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, संख्या गिनेंगे 8 ही होगा। जैसे मान लो 0 1 0 0 0 1 1, ये सब क्या होंगे, 8 ही आप लोगों को यह दिखाई देंगे। तो याद रखिएगा, 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनाते हैं। और जो सबसे मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, निबल होता है। और देखिए एक निबल में जो होता है 4 बिट होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखिए बढ़ते हैं, लिखा है कि लाइक एनी अदर स्टैंडर्ड यूनिट बाइट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू मेक बिगर चंक्स आर यूनिट्स मेमोरी। अब देखिए आप लोग किस प्रकार जो है यह बढ़ता जा रहा है। अब देखिए आप लोगों को हम आप लोगों को एक प्रूफ वाला वीडियो दिखाए थे। देखिए दोस्तों, यह जो आप लोग के दिखाई दे रहा है, पिछले बार जब एमआरएस का एग्जाम होता है टीजीटी में, सेम इसी को कॉपी करके पेस्ट किया गया था। इन चारों को, केबी एमबी जीबी टीबी, इसी को देखिए सेम पूछ लिया गया था। तो यहाँ पर समझिए, देखिए अब हम लोग करेंगे मेजरमेंट यूनिट्स फॉर डिजिटल डाटा। अब देखिए दोस्तों, सबसे छोटा क्या होता है, बिट होता है। बिट के बाद क्या होता है, बाइट्स होता है। अब हम लोग जानेंगे केबी के बारे में। अब देखिए केबी का पूरा नाम किलोबाइट होता है। अब देखिए 1 किलोबाइट में, 1 केबी में 1024 बाइट्स होता है। और उसके बाद देखिए एमबी होता है, 1 एमबी का पूरा नाम मेगाबाइट होता है। 1 एमबी में 1024 केबी होता है। फिर देखिए जीबी होता है, गीगाबाइट इसको कहा जाएगा। और 1 जीबी में 1024 एमबी होगा। फिर देखिए टेराबाइट होता है, टीबी कहा जाता है। 1 टेराबाइट में 1024 जीबी होता है। देखिए बहुत आसान है। सबसे छोटा क्या बनेगा आप लोगों को, बिट बनेगा। बिट से क्या बनेगा आप लोगों का, बाइट्स बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, किलोबाइट्स बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, मेगाबाइट बनेगा। तब गीगाबाइट, तब टेराबाइट बनेगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए एग्जाम बहुत बार पूछा गया यह वाला कि 1 एमबी में कितने केबी होता है, तो 1 एमबी में 1024 केबी होता है। और 1 जीबी में 1024 एमबी होता है। फिर उसे टीबी आ जाएगा, 1 टीबी में 1024 जीबी होगा। और देखिए उसके बाद पीबी होगा। पीबी मतलब पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट में 1024 टीबी होगा। और उसके बाद होता है एक्जाबाइट। एक्जाबाइट में 1 एक्जाबाइट में 1024 पेटाबाइट होगा। और देखिए उसके बाद जेटाबाइट होता है। तो 1 जेटाबाइट में क्या होता है, 1024 जो होता है एक्साबाइट होता है। और 1 योटाबाइट में क्या होता है, 1024 क्या होता है, जेटाबाइट होता है। देखिए आप लोग इसको रट लीजिएगा। एग्जाम में हो सके यहाँ से स्टार्ट कर दे, बीच से यहाँ से दे दे कुछ और यहाँ से स्टार्ट कर दे देने के लिए, तो आप लोग इसको याद रखें। देखिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आप लोग तपेजी किस प्रकार, तपेजी याद रखिएगा इससे, फिर देखिए पी, फिर देखिए ई जेड वाई, यह एक सीरीज याद रखिएगा तपेजी। क्या याद रखिएगा, तपेजी। तपेजी मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं, देखिए आप लोग केबी एमबी जीबी यहाँ तक याद रखिएगा। केबी एमबी जीबी के बाद टीबी आएगा, तब क्या आएगा, पीबी आएगा, एक्साबाइट आएगा, जेटाबाइट आएगा, योटाबाइट आएगा। याद रखेंगे आप लोग। केबी एमबी जीबी के बाद क्या आएगा, देखिए तपेजी। अब याद रखिएगा आगे इसका मतलब टेराबाइट, फिर क्या आ जाएगा आप लोगों का पेटाबाइट, फिर आप लोगों का हो जाएगा एक्साबाइट, तब जेटाबाइट, तब योटाबाइट। आप लोग इसको याद रखिएगा। एक हम आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, किलोबाइट क्या है, एमबी क्या है। आप लोग इसको जरा आप लोग रट लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मेमोरी। हम लोग मेमोरी के प्रकार पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं मेमोरी के प्रकार। लिखा है कि ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं, मतलब मानव जातियाँ जो होती हैं, मेमोराइज मेनी थिंग्स ओवर अ लाइफ टाइम एंड रिकॉल फ्रॉम मेमोरी टू मेक अ डिसीजन और सम एक्शन। बोला है कि मनुष्य अपने जीवन में कई बातें याद रखता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें क्या करता है, मेमोरी से याद करता है। आगे लिखा है कि ताकि वे क्या करें,
जो किसी निर्णय या कार्य को कर सकें। लिखा है कि वी डो नॉट रियली एन आवर मेमोरी कम्प्लीटली एंड वी मेक नोट्स एंड स्टोर इंपॉर्टेंट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन यूजिंग अदर मीडिया सच एज नोटबुक, मैनुअल, जर्नल डॉक्यूमेंट इत्यादि। सिमिलरली कंप्यूटर्स हैव टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब इसको रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है कि कंप्यूटर में कितने प्रकार के मेमोरी होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। याद रखिए, कंप्यूटर में कितने प्रकार के मेमोरी होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो याद रखिएगा आप लोग। यह कह रहा है कि हम महत्वपूर्ण बातें और सूचनाएं नोटबुक, मैनुअल, डायरी, दस्तावेज आदि माध्यम में लिखकर रखते हैं। और देखिए इसी प्रकार कंप्यूटर में भी 2 प्रकार की मेमोरी होती है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी होता है। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक यह ध्यान दिया होगा कि मैं आप लोगों से कभी नहीं कहता हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यदि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जरूर करिएगा। और देखिए आप लोगों को एक रियलिटी बताता हूँ। कुछ ऐसे पता नहीं कौन, देखिए पेड कोर्स वाले हैं कि कोई कोचिंग वाले हैं कि कौन लोग हैं। देखिए जो ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ त्यों लोग क्या करें, डिसलाइक करके भाग जा रहे हैं। बस उनका देखिए काम ही है कि वीडियो जो मेरा आ रहा है तुरंत डिसलाइक करके ये नहीं देख रहा है कि कंटेंट क्या है, किस प्रकार क्या हम बना रहे हैं, कुछ नहीं। बस वीडियो अपलोड होते ही मेरे सब डिसलाइक करके देखिए कुछ लोग हैं भाग जा रहे हैं। तो देखिए इन लोग को जवाब आप लोग केवल जो है आप लोग लाइक कर दे सकते हैं। देखिए यदि आप लोग लाइक करेंगे तो हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। लाइक करने से ही होता है कि वीडियो जो है आपके और दोस्तों के पास जाएगी। और देखिए जो डिसलाइक कर देते हैं वो एकदम चैनल के रैंक को देखिए एकदम डाउन कर चले जाते हैं। वीडियो आप लोगों को तो आसानी से नहीं पहुँच पाती है। तो देखिए इन लोगों का जवाब आप ही लोग दे सकते हैं लाइक कर। तो आप लोग इसी प्रकार सपोर्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पर आपको बता दें कि जो होता है कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है। एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। अब हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या है। देखिए दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी जो होता है इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। जो प्राइमरी मेमोरी होता है वह कंप्यूटर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है, कंपोनेंट होता है। आगे लिखा है कि प्रोग्राम एंड डाटा आर लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। अब देखिए बोल रहा है कि यह किसी प्रोग्राम के चलने से पहले प्रोग्राम और डेटा को प्राथमिक मेमोरी में लोड किया जाता है। याद रखिए पूछ लेगा एग्जाम में कि किसी मतलब जो प्रोग्राम डेटा को कहाँ पर लोड किया जाता है प्रोग्राम चलने से पहले, तो प्राथमिक यानी प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। और देखिए लिखा कि द सीपीयू इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी टू परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशंस। बोला है कि जो सीपीयू होता है वह सीधे प्राइमरी मेमोरी से रीड और राइट ऑपरेशन करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए लिखा है कि इट इज ऑफ 2 टाइप्स। अब देखिए इसका भी 2 प्रकार होता है। किसका? प्राइमरी मेमोरी का भी 2 प्रकार होता है। कौन कौन होता है? एक देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप लोग जानते हैं इसको रैम कहा जाता है। एक रीड ऑनली मेमोरी, इसको रोम कहा जाता है। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ें कि मेमोरी 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। अब हम लोग पढ़ें प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रैम, एक होता है रोम। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम रीड ऑनली मेमोरी। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों लिखा है कि रैम ये जो वोलेटाइल, बहुत पूछा है कि रैम क्या होता है। एक वोलेटाइल होता है, जैसे यहाँ पर बोला है कि एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड टू द कंप्यूटर इट रिटेन्स द डाटा इन इट। अब देखिए आगे बोला कि बट एज सुन एज पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ ऑल द कंटेंट्स ऑफ रैम आर वाइप्ड आउट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रैम रोम के बारे में। देखिए बोल रहा है कि रैम जो होता है एक देखिए वोलेटाइल मेमोरी होता है, अर्थात कि जब कंप्यूटर को बिजली की आपूर्ति यानी सप्लाई मिलती है यह अपने डाटा बनाए रखती है, लेकिन जैसे बिजली बंद होती है रैम की सारी सामग्री खत्म हो जाती है, मिट जाती है। तो रैम क्या होता है, यह देखिए इसमें डाटा जो होता है अस्थायी होता है। जो ही बिजली कटेगी पूरा डाटा खत्म रैम में। याद रखिए आप लोग रैम क्या होता है, यह इसको वोलेटाइल के नाम से जाना जाता है। और जो ही बिजली का सप्लाई बंद होता है सब डाटा खत्म हो जाता है। आगे लिखा कि आगे हम लोग पढ़ते हैं इट इज यूज टू स्टोर डाटा टेम्पोररी वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। बोला है कि जब कंप्यूटर काम करता है तब यह देखिए टेम्पोररी मतलब अस्थायी रूप से डाटा को लेता है। मतलब पूछेगा कि रैम क्या होता है, यह डाटा को अस्थायी रूप से लेता है। जब बिजली खत्म होती है तो पूरा डाटा भी खत्म हो जाता है। आगे लिखा है कि व्हेन एवर द कंप्यूटर स्टार्टेड आर ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड द रिक्वायर्ड प्रोग्राम एंड डाटा आर लोडेड इनटू रैम फॉर प्रोसेसिंग। आगे बोला है कि जब भी कंप्यूटर चालू किया जाता है या कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम खोला जाता है तो आवश्यक प्रोग्राम और डेटा रैम में लोड होते हैं ताकि सीपीयू उन्हें प्रोसेस कर सके। यही आगे बोल रहा है। बोला कि आगे रैम यूजुअली रिफर टू एज ए मेन मेमोरी एंड इट इज फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी आर स्टोरेज वाइज। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये बोला है कि
रैम जो होता है, यह बोला कि रैम को सामान्यतः मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, रैम को सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य मेमोरी के नाम से जाना जाता है। देखिए, यह अन्य स्टोरेज उपकरणों की तुलना में काफ़ी तेज होता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर अब हम लोग रोम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में बोला कि रोम इज नॉन वोलेटाइल। मतलब नॉन वोलेटाइल क्या होता है? देखिए, रैम क्या है? वोलेटाइल है, बिजली रहेगी तो डाटा रहेगा, बिजली खत्म तो डाटा खत्म। और रोम क्या होता है? पूरा नाम रीड ऑनली मेमोरी होता है, इसको नॉन वोलेटाइल। देखिए, रो फिर नॉन, याद रखिएगा, ROMNON ऐसे याद रखिएगा, रोम मतलब नॉन वोलेटाइल। बोला कि व्हिच मीन्स इट्स कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द पावर इज। अब देखिए, रोम जो होता है, भले बिजली आए तो भी, चली जाए तो भी, इसका डाटा जो होता है वह लास्ट नहीं होता है। और देखिए, बोल रहा है कि इट इज यूज्ड ए स्मॉल बट फास्टर परमानेंट स्टोरेज फॉर द कंटेंट्स विच आर रेयरली चेंज्ड। मतलब यह बोल रहा है कि रोम का उपयोग परमानेंट स्टोरेज के रूप में किया जाता है, जहाँ ऐसे डेटा या निर्देश रखे जाते हैं जो बहुत कम बदलते हैं। आगे देखिए, एग्जाम्पल के रूप में बोला है कि द स्टार्टअप प्रोग्राम यानी बूट लोडर दैट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू प्राइमरी मेमोरी इज स्टोर्ड इन रोम। अब देखिए, बोल रहा है कि जब कंप्यूटर चालित किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करने वाला स्टार्टअप प्रोग्राम रोम में संग्रहित होता है। देखिए दोस्तों, बूट क्या होता है? बूटिंग एक प्रक्रिया होती है। बहुत पूछा बूटिंग क्या होता है? जब आप लोग सेटअप को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को ऑन करते हैं तो देखिए, एक इस प्रकार गोल गोल घूमता रहता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? बूटिंग, उसी को बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को रैम क्या है, रोम क्या है, समझ में आ गया होगा। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी हम आपको सब समझा दिए हैं। अब हम लोग जानें कि कैश मेमोरी क्या होता है। कैश मेमोरी, देखिए, कैश मेमोरी होता है कि रैम इज फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज। देखिए, कह रहा है कि रैम जो होता है वह तो सेकेंडरी मेमोरी से तेज होती ही है, लेकिन बट नॉट एज फास्ट एज ए कंप्यूटर प्रोसेसर, लेकिन उतना भी तेज नहीं जितना कि CPU। ये बोल रहा है, या इसका कहना यह है कि कह रहा है कि रैम जो होता है सेकेंडरी मेमोरी से तेज तो होती है, लेकिन CPU जितनी तेज नहीं होती है, यही ये बोल रहा है। बाकी लिखा है कि सो बिकॉज ऑफ रैम ए CPU में हैव टू स्लो डाउन। बोल रहा है कि टू स्पीड ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द CPU ए वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन द CPU एंड प्राइमरी मेमोरी नोन एज कैशे। देखिए, कैसे किसे कहा जाता है? कैश मेमोरी। तो बोल रहा है कि टू स्पीड अप द ऑपरेशंस ऑफ द CPU ए वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन द CPU एंड प्राइमरी मेमोरी नोन एज कैश। आप लोग इसको याद रखिएगा, कैश मेमोरी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, यही कह रहा है कि CPU की गति बढ़ाने के लिए जो प्राइमरी मेमोरी के बीच जो होता है, CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच एक अत्यधिक तेज मेमोरी होती है, उसी को जो है कैश मेमोरी कहा जाता है। कैश मेमोरी क्या होता है? यह डाटा के स्पीड को बढ़ाता है, याद रखिएगा। आगे लिखा है इट स्टोर्स द कॉपीज ऑफ द डाटा फ्रॉम फ्रीक्वेंटली एक्सेड प्राइमरी मेमोरी लोकेशंस। दस देखिए, बोला है कि रिड्यूसिंग द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस डाटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी व्हेन द CPU नीड्स सम डाटा it first examines the cache. In case the requirement is met, it is read from the cache, otherwise the primary memory is accessed. देखिए, बोला कि कैश मेमोरी रैम में बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा यानी कि फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा की कॉपी बनाती है, मतलब संग्रहित करती है। इससे CPU को मेमोरी से डेटा प्राप्त करने में लगने वाला औसत समय जो होता है वह कम होता है। आगे देखिए, इसमें यह भी बोला है कि जब CPU को किसी डेटा की आवश्यकता होती है तो वह सबसे पहले कैश मेमोरी में उस डेटा को खोजता है। भी याद रखिएगा, जब CPU को जो होता है किसी डेटा की आवश्यकता होती है तब वो कहाँ पर खोजता है? कैश मेमोरी में खोजता है। और देखिए, यदि आवश्यक डेटा कैश में मौजूद है तो CPU वहीं से उसे पढ़ लेता है, अन्यथा CPU का प्राथमिक मेमोरी रैम से वह डेटा प्राप्त करता है। यही देखिए, जब बोला अदरवाइज द प्राइमरी मेमोरी इज एक्सेस्ड, यानी बोला कि अन्यथा CPU को प्राथमिक यानी प्राइमरी मेमोरी क्या है? रैम से वह डेटा प्राप्त करना उसको पड़ता है। और लोग जानेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो सेकेंडरी मेमोरी होता है यह करा कि प्राइमरी मेमोरी हैज ए लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज आइदर वोलेटाइल रैम और रीड ओनली मेमोरी रोम। बोल रहा है कि जो प्राइमरी मेमोरी की जो क्षमता है, भंडारण क्षमता जो होती है सीमित होती है, और यह तो वोलेटाइल होती है जैसे रैम, या नॉन वोलेटाइल रोम। आगे लिखा है कि
देखिए लिखा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम नीड्स एक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी टू परमानेंटली स्टोर द डाटा और इंस्ट्रक्शंस फॉर फ्यूचर यूज। बोला किसी कारण कंप्यूटर सिस्टम में एक और मेमोरी की आवश्यकता होती है जिससे हम लोग सहायक या एक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। आगे देखिए बोल रहा है कि द सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड हैज लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन प्राइमरी मेमोरी। देखिए कह रहा है कि जो यह होता है, जो यह सेकेंडरी मेमोरी जो होता है, देखिए ये बोला है कि यह जो होता है द डाटा आर इंस्ट्रक्शंस फॉर फ्यूचर यूज, और द सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल होता है और इसके पास जो होता है लार्जर स्टोरेज होता है, क्षमता होती है। प्राइमरी मेमोरी से अधिक जो है इसके पास सेकेंडरी मेमोरी के पास क्षमता होती है। इट इज स्लोअर एंड चीपर देन द मेन मेमोरी। देखिए बोला है कि यह जो होता है यह धीमा होता है और सस्ता होता है। किससे? मेन मेमोरी से यह धीमा होता है और सस्ता होता है। बट इट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू, लेकिन इसको सीपीयू के द्वारा सीधे जो है क्या एक्सेस नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए लिख रहा है कि कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज नीड्स टू बी फर्स्ट ब्रॉट इनटू द मेन मेमोरी फॉर द सीपीयू टू एक्सेस। करा किस लिए? जब सीपीयू को किसी डेटा की आवश्यकता होती है तो वह सबसे पहले मेन मेमोरी में लाया जाता है। आगे देखिए लिखा है कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिया है। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इंक्लूड, जैसे देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि एचडीडी का पूरा नाम होता है, ये सब देखिए सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइस हैं। जैसे एचडीडी हार्ड डिस्क डिवाइस, फिर देखिए सीडी या डीवीडी, और देखिए मेमोरी कार्ड, ये सब क्या होते हैं? ये सब स्टोरेज होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लीजिए, सभी एग्जाम पूछ सकता है। ये सब क्या होते हैं? यह सब देखिए स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं। पूछ लेगा कि टेप ड्राइवर क्या होता है, एसडी क्या होता है, डीवीडी मेमोरी कार्ड क्या होता है। अब देखिए पेन ड्राइव क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है? एचडीडी क्या है? यह भी स्टोरेज डिवाइस है। सीडी डीवीडी क्या स्टोरेज है। मेमोरी कार्ड क्या है? स्टोरेज है। टेप ड्राइव क्या है? स्टोरेज है। और क्या बोल रहा है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या है? एसएसडी क्या है? भी स्टोरेज डिवाइस है। देखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि एसएसडी का पूरा नाम क्या होता है, तो देखिए सॉलिड स्टेट ड्राइवर होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखिए लिखा कि हाउ यूर दीज देयर आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक एसएसडी विच सपोर्ट वेरी फास्ट डाटा ट्रांसफर स्पीड एज कंपेयर टू अर्लियर एसडीडीज। आल्सो डाटा ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर हैव बिकम्स ईजियर एंड सिंपल ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ स्मॉल साइज एंड पोर्टेबल फ्लैश और पेन ड्राइव्स। अब देखिए यही कह रहा है कि आजकल नई तकनीकी के रूप में एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव उपलब्ध है, जो पुराने एचडीडी की तुलना में बहुत तेज डाटा ट्रांसफ़र यानी हाई डाटा ट्रांसफ़र स्पीड प्रदान करती है। और देखिए यही बोल रहा है कि इसके अलावा जो है फ्लैश ड्राइव जो होता है या पेन ड्राइव होता है, सब छोटे और पोर्टेबल उपकरण की उपलब्धता से कंप्यूटरों के बीच डेटा ट्रांसफ़र बहुत आसान और सुविधाजनक हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। तो हम लोग पढ़ेंगे डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू, इसको भी हम लोग पढ़कर ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा कि डेटा नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी एज वेल एज बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। बोल रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में डेटा का ट्रांसफ़र जो होता है सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच तथा प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच किया जाता है। आगे देखिए लिखा है कि डाटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एक कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग फिजिकली वायर्स कॉल्ड बस। अब देखिए बस क्या होता है? देखिए बोला है कि डाटा आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एक कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग फिजिकल वायर्स कॉल्ड बस। अब देखिए दोस्तों बोला कि कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों के बीच डेटा का आदान प्रदान फिजिकल वायर्स के माध्यम से किया जाता है, जिन्हें बस कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग। फॉर एग्जाम्पल देखिए बस इज यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन ए यूएसबी पोर्ट एंड हार्ड डिस्क ड्राइव आर बिटवीन हार्ड डिस्क ड्राइव एंड मेन मेमोरी। अब देखिए बोल रहा है कि जो यूएसबी पोर्ट और हार्ड डिस्क ड्राइव के बीच डाटा ट्रांसफर या हार्ड डिस्क और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर, इन सभी में जो है बस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए बोल रहा है कि बस इज ऑफ 3 टाइप्स। देखिए याद रखें आप लोग, जो बस होता है इधर 3 टाइप्स। एक होता है डाटा बस टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। दूसरा होता है एड्रेस बस टू ट्रांसफर एड्रेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन द CPU wants to read or write from is specified in the address bus।
अब देखिए तीसरा जो होता है कंट्रोल बस होता है, टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो देखिए जो बस होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है आप लोग का डेटा बस जो विभिन्न घटकों के बीच डेटा स्थानांतरित करता है। दूसरा एड्रेस बस होता है जो CPU और मेन मेमोरी के बीच मेमोरी एड्रेस स्थानांतरित करती है। और देखिए तीसरा होता है कंट्रोल बस होता है, यह नियंत्रण संकेतों यानी कंट्रोल सिग्नल्स के घटकों के बीच यह भेजती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं CPU मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पर देखिए डाटा ट्रांसफर बिटवीन कंपोनेंट्स थ्रू सिस्टम बस के बीच डाटा ट्रांसफर का यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। अब देखिए आगे लिखा है कि एज द CPU इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विथ मेन मेमोरी एनी डाटा इंटर्ड फ्रॉम input devices are the data is to be accessed from hard disk needs to be placed in the main memory for further processing. The data is then transferred between CPU and main memory using bus. अब देखिए बोला है कि बस के प्रयोग से ही मतलब बस के द्वारा ही डाटा को जो किया जाता है वह CPU और मेन मेमोरी के बीच इसको ट्रांसफर किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर मेन मेमोरी राइट है, तो यहाँ तक हम लोग देखिए इस वीडियो में जो है कवर कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों थोड़ा हम आप लोगों को माइक्रो प्रोसेसर पर चलते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट था हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब लोग माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होता है। हम लोग पढ़ते हैं इसको। देखिए लिखा है कि इन अर्लियर डेज एक कंप्यूटर से CPU यूज टू ऑक्यूपाई ए लार्ज रूम आर मल्टीपल कैबिनेट्स। यही बोला है कि प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर का CPU इतना बड़ा होता था कि वह पूरा कमरा या कई कैबिनेट से घेर लेता था। मतलब ये बोला कि पहले जो प्रारंभिक जब कंप्यूटर का CPU बना था तो इतना बड़ा बनता था कि वो पूरा कमरा को वो घेर लेता था या केबिन को। हाउ एवर विथ एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी द फिजिकल साइज ऑफ CPU हैज रिड्यूस्ड एंड इट इज नाउ पॉसिबल टू प्लेस ए CPU एंड ए सिंगल माइक्रोचिप ओनली। अब बोला है कि लेकिन एडवांस्ड तकनीकी प्रगति के साथ CPU का जो फिजिकल साइज भौतिक आकार लगातार घटता गया और अब यह संभव हो गया कि पूरा CPU एक ही माइक्रोचिप पर स्थापित किया जा सके। आगे लिखा है कि ये प्रोसेसर यानी कि CPU विच इज इम्प्लीमेंटेड ऑन ए सिंगल माइक्रोचिप इज कॉल्ड। अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर किससे कहा जाता है, याद कर लीजिए आप लोग। बोला कि ये प्रोसेसर यानी कि CPU विच इज इम्प्लीमेंटेड ऑन ए सिंगल माइक्रोचिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। बोल रहा है कि ऐसे प्रोसेसर को जो एकल माइक्रोचिप पर निर्मित होते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर किसे कहा जाता है, जो एकल माइक्रोचिप पर निर्मित होते हैं, इसी को माइक्रो प्रोसेसर्स कहा जाता है। आगे देखिए बोला है कि नाउ डेज ऑलमोस्ट ऑल द CPUs आर माइक्रो प्रोसेसर। बोला है कि आज के समय में लगभग सभी CPU माइक्रो प्रोसेसर ही होते हैं। याद रखिएगा आज के समय में सभी CPU क्या होते हैं, CPU माइक्रो प्रोसेसर्स ही होते हैं। देखिए हिंस द टर्म्स आर यूज्ड सिनोनिमसली फॉर प्रैक्टिकल पर्पज। यही बोल रहा है कि इसलिए व्यवहारिक रूप से दोनों शब्द CPU और माइक्रो प्रोसेसर एक दूसरे के सिनोनिम्स के रूप यानी कि पर्यायवाची के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आगे देखिए लिखा है कि माइक्रो प्रोसेसर इज ए स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इनसाइड ए कंप्यूटर दैट कैरीज आउट वेरियस टास्क इन्वॉल्व्ड इन डाटा प्रोसेसिंग एज वेल एज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। बोल रहा है कि माइक्रो यहाँ पर देखिए यही बोल रहा है कि यह माइक्रो प्रोसेसर जो होता है यह एक छोटे आकार का होता है, कंपोनेंट होता है इनसाइड ए कंप्यूटर, जो क्या करता है वेरियस टास्क इन्वॉल्व इन डाटा प्रोसेसिंग एज वेल अर्थमेटिक, जितने भी अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं सब यह करता है। देखिए बोला कि दिस डेज ए माइक्रो प्रोसेसर इज बिल्ट ओवर एन इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब IC कंप्राइजिंग मिलियंस ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स लाइक क्या रजिस्टर्स। देखिए सब क्या रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, डायोड, ये सब क्या होते हैं, यह सब जो होता है माइक्रो प्रोसेसर से देखिए इसको कह सकते हैं IC के रूप में। यह सब रजिस्टर्स हो गया, ट्रांजिस्टर्स हो गया, डायोड्स हो गया। जैसे देखिए ये बोल रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है क्या होता है, एक हिंदी में आपको समझा देते हैं। देखिए यही बोल रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक स्मॉल साइज मतलब एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक घटक होता है जो कंप्यूटर के अंदर स्थित होता है और डाटा प्रोसेसिंग तथा अर्थमेटिक और लॉजिक सभी कार्यों को निष्पादित करता है। आज का देखिए क्या बोला कि नाउ डेज, आजकल क्या कर रहा है, दीज डेज माइक्रो प्रोसेसर एक IC पर आधारित होता है जिसमें लाखों सूक्ष्म क्या होते हैं, सूक्ष्म घटक जैसे रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड ये सब शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि माइक्रो प्रोसेसर्स हैव
इवॉल्व ओवर टाइम इन टर्म्स ऑफ दियर इंक्रीज प्रोसेसिंग कैपेसिटी, डिक्रीजिंग फिजिकल साइज एंड रिड्यूस्ड कास्ट। अब देखिए बोला कि आजकल जो होता है माइक्रो प्रोसेसर, देखिए माइक्रो प्रोसेसर समय के साथ विकसित होते गए, उनकी प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ती गई, उनका भौतिक आकार घटता है और उनकी लागत कम हुई। आगे देखिए बोल रहा है कि करेंटली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर्स आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर मिलियन सेकेंड। अब देखिए बोल रहा है कि यह वर्तमान में उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर प्रति मिली सेकेंड लाखों इंस्ट्रक्शंस को संसाधित करने में सक्षम है। अब देखिए यहाँ पर कुछ जनरेशन सा माइक्रो प्रोसेसर देखे जाए, इसका हिस्सा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में देखिए यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। देखिए दोस्तों फर्स्ट जनरेशन का जो माइक्रो प्रोसेसर है, देखिए इसका समय दिया 1971 से 73। देखिए इसका चिप का क्या प्रकार था, LSI था। और देखिए इसका वर्ड साइज क्या था, 4 से लेकर 8 बिट था। बिट क्या होता समझा दिया। मैक्सिमम मेमोरी साइज क्या था, 1 KB था। इसका क्लॉक स्पीड क्या था, 108 देखिए किलोहर्ट्ज से लेकर 200 किलोहर्ट्ज तक था। देखिए सिंगल कोर था इसका। देखिए फर्स्ट जो जनरेशन का जो बना था आप लोग का माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल 8080 याद रखिएगा। इंटेल 8080 क्या था, यह फर्स्ट एग्जाम्पल सब लोग याद रखिएगा। सेकंड देखिए 1954, यहाँ पर देखिए बस यही सेकंड जो बना 8 बिट का बना था, 1 MB का था। यह 2 मेगाहर्ट्ज तक हो गया, यह भी सिंगल था। इसमें देखिए मोटरोला 6800 और इंटेल 8085 हो गया। थर्ड में देखिए VLSI, देखिए फर्स्ट सेकंड LSI पर था और यह थर्ड वाला क्या हो जाएगा, VLSI पर हो गया। इसका वर्ड साइड 16 बिट का बन गया। और देखिए मैक्सिमम मेमोरी साइज का 16 MB का हो गया। और यहाँ पर देखिए इंटेल इसका 8086 जो है थर्ड जनरेशन का ये एग्जाम्पल्स है। फोर्थ का देखिए VLSI पर ये भी है 32 बिट का, 4 GB इसका हो गया मैक्सिमम मेमोरी साइज। और देखिए यह इसका एग्जाम्पल्स क्या है, यह इंटेल 80386 और देखिए मोटरोला 68030। और देखिए फिफ्थ जनरेशन का क्या था, 1995 से लेकर अब तक जो चल रहा है, यह SLSI। इसका चिप टाइप का प्रकार क्या है, देखिए हम लोग आप लोग को पढ़ा दिया है। LSI क्या था, VLSI पूरा नाम बता चुके हैं। देखिए इसका जो वर्तमान में जो चल रहा है माइक्रो प्रोसेसर, इसका वर्तमान में जो बिट वर्ड साइज है या 64 बिट का है। और देखिए मैक्सिमम मेमोरी साइज 64 GB का है। देखिए यहाँ पर कोर इसका जो है मल्टी कोर है। और देखिए जो पेंटियम, सिलेरॉन, जिनान, सब क्या है एग्जाम्पल्स हैं 5वें जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर का। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इस चार्ट को एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, एग्जाम्पल पूछ लेगा या तो पूछ लेगा 21 चिप का प्रकार क्या था, ये सब देखिए एग्जाम में पूछ सकता है। फिफ्थ का आप लोग अधिकतर याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। अब हम लोग पढ़ देते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर से स्पेसिफिकेशंस, मतलब हम लोग देखते हैं इसका, हम लोग माइक्रो प्रोसेसर्स की विशिष्टताएं हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा है कि माइक्रो प्रोसेसर्स आज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फीचर्स विच इंक्लूडेड चिप टाइप, वर्ड साइज, मेमोरी साइज, क्लॉक स्पीड इत्यादि। दीज फीचर्स आर ब्रीफली एग्जाम्पल बिलो। अब देखिए दोस्तों बोला है कि जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं उनके विभिन्न गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि चिप प्रकार वाला, फिर देखिए वर्ड साइज वाला, क्लॉक स्पीड वाला, मेमोरी साइज वाला। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इनके प्रकार को, माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पेसिफिकेशन देखते हैं। आइए हम आपको वर्ड साइज के बारे में समझाते हैं। देखिए यहाँ पर जो वर्ड साइज इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट एक माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट ए टाइम। देखिए बोला है कि वर्ड साइज वो अधिकतम बिट्स की संख्या होती है जिन्हें माइक्रो प्रोसेसर एक समय में प्रोसेस कर सकता है। अर्लियर ए वर्ड वाज ऑफ 8 बिट्स एज इट वाज मैक्सिमम लिमिट एट द टाइम। बोल रहा है कि पहले के समय में एक वर्ड 8 बिट्स का होता था, क्योंकि वही उस समय यही उस समय। अब देखिए बाकी एट प्रेजेंट टाइम वर्तमान में बोला है कि द मिनिमम वर्ड साइज इज 16 बिट्स एंड मैक्सिमम वर्ड साइज क्या है, 64 बिट का हो गया है। और देखिए मेमोरी साइज क्या है, तो डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड साइज द साइज ऑफ रैम वेरीज। इनिशियली रैम देखिए बोला कि वाज वेरी स्मॉल 4 MB ड्यू टू 4/8 बिट वर्ड के कारण रैम था बहुत छोटा था। एज वर्ड साइज इंक्रीज, जैसे देखिए वर्ड साइज का इंक्रीज 64 बिट का हो गया, इट हैज बिकम फेसिबल टू यूज रैम ऑफ साइज अप टू 16 GB। अब देखिए दोस्तों कितना अधिक जो है रैम भी बढ़ गया है। और देखिए क्लॉक की स्पीड क्या होता है, बोला कि कंप्यूटर्स हैव एन इंटरनल क्लॉक दैट जनरेट्स पल्सेज यानी सिग्नल्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्लॉक की स्पीड सिंपली मीन्स द नंबर ऑफ पल्सेज जनरेटेड पर सेकेंड बाय द क्लॉक इनसाइड ए कंप्यूटर। देखिए बोला है कि कंप्यूटर के अंदर एक घड़ी होती है, क्लॉक स्पीड यह दर्शाती है कि कंप्यूटर कितनी तेजी से निर्देश को निष्पादित कर सकता है। बोला कि द क्लॉक स्पीड इंडिकेट्स द स्पीड्स एट विच द कंप्यूटर्स कैन
execute instructions बोला कि earlier it was measured in hertz and kilohertz but with advanced in technology and cheap density it is now measured in gigahertz। जैसे देखिए बिलियंस ऑफ पल्सेस पर सेकंड, देखिए यही बोला है कि इसे हर्ट और किलो हर्ट में मापा जाता था, लेकिन पहले देखिए इसको किलो हर्ट में और हर्ट्ज में मापा जाता था, लेकिन तकनीकी और चीप डेंसिटी के विकास के साथ अब इसे गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है, यानी प्रति सेकंड अरबों पल्स क्या होते हैं उत्पन्न होते हैं। अब जानते हैं हम लोग कोर क्या होता है। देखिए कोर जो होता है यह कोर इज ए बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट ऑफ द सीपीयू। देखिए बोल रहा है कि कोर जो होता है सीपीयू का एक मूलभूत जो होता है इकाई होता है। अर्लियर प्रोसेसर्स हैड ओनली वन कंप्यूटेशन यूनिट देयर बाय कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ओनली। अब देखिए बोल रहा है कि वन टास्क एट ए टाइम विथ द एडवेंट ऑफ मल्टी कोर प्रोसेसर इट हैज बिकम पॉसिबल फॉर द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क देयर बाय इंक्रीजिंग द सिस्टम्स परफॉर्मेंस। सीपीयू विथ 2, 4 एंड 8 कोर्स इज कॉल्ड ड्यूअल कोर, क्वाड कोर एंड ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स रेस्पेक्टिवली। अब देखिए दोस्तों यही बोल रहा है कि जो कोर होता है एक सीपीयू का मूलभूत इकाई होती है। पहले के प्रोसेसर में केवल एक गणना इकाई होती थी, इसलिए वे एक समय में केवल एक ही कार्य कर सकते थे। और देखिए मल्टी प्रोसेसर के आने के बाद कंप्यूटर अब एक साथ कई कार्य कर सकता है, जिससे सिस्टम का प्रदर्शन परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। देखिए 2, 4 और 8 कोर वाले सीपीयू को क्रमशः डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर कहा जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो 2 कोर वाले सीपीयू को डुअल कोर कहा जाता था, और देखिए 4 वाले को क्वाड कोर कहा जाता था। यहाँ पर देखिए डुअल कोर कहा जाता था 2 वाले को, 4 वाले को क्वाड कोर एंड 8 कोर्स वाले को क्या कहा जाता है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर एक है माइक्रो कंट्रोल के बारे में। देखिए थोड़ा लोग इसमें माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों माइक्रो कंट्रोल क्या होता है, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, इसको हम लोग डाटा इन्फॉर्मेशन के बारे में कल पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ लेते हैं माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। देखिए द माइक्रो कंट्रोल इज ए स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस विच हैज ए सीपीयू, ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रैम, रोम एंड अदर पेरिफेरल्स ऑल embedded on a single chip as compared to microprocessor that has only a CPU on the chip। अब देखिए बोला कि माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा कंप्यूटिंग डिवाइस होता है जिसमें सीपीयू, निश्चित मात्रा में रैम, रोम और अन्य क्या होते हैं पेरिफेरल्स सभी एक ही चिप पर एम्बेड होते हैं। और देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सिंगल चिप ए माइक्रो प्रोसेसर ऑन द चिप द इंस्ट्रक्शन माइक्रो वाज शोन फिगर कीबोर्ड। अब देखिए ये बोल रहा है कि सभी एक ही चिप पर एम्बेड होते हैं। इसके विपरीत माइक्रो प्रोसेसर में केवल सीपीयू ही चिप पर होता है। अब देखिए माइक्रो कंट्रोलर्स की संरचना नीचे दिया है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। संरचना में मेमोरी दिया है, फिर बस सिस्टम दिया है, यह इनपुट दिया है, फिर आउटपुट दिया है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स दिया है। देखिए यह जो है यह स्ट्रक्चर्स आप यह माइक्रो कंट्रोलर्स के क्या हैं संरचना है। आगे थोड़ा इसमें हम बता देते हैं आप लोगों को माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। देखिए आगे यहाँ पर दिया है कि कीबोर्ड, माउस, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, रिमोट कंट्रोलर, माइक्रोवेव आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। अब देखिए दोस्तों एग्जाम में पूछेगा कि आप लोग माइक्रो कंट्रोलर का एग्जाम्पल बताइए, तो आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो नहीं बता पाएंगे। देखिए कीबोर्ड जो होता है माइक्रो कंट्रोलर का एग्जाम्पल्स है, माउस, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, रिमोट कंट्रोलर, ये सब क्या होते हैं। ये देखिए बोला है कि माइक्रोवेव आदि कुछ माइक्रो कंट्रोलर के एग्जाम्पल्स हैं। आज दीज आर डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक टास्क ओनली। क्या बोल रहा है कि ये विशेष कार्यों के लिए डिजाइन किए गए हैं। हेंस देयर साइज एज वेल एज कास्ट इज रिड्यूस्ड। बोल रहा है कि यही बोल रहा है कि इसलिए इनका आकार और लागत क्या होती है कम होती है। आगे बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल साइज ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर इट इज एम्बेडेड इन अदर डिवाइसेज आर सिस्टम टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शनली। बोल रहा है कि बहुत छोटे आकार होने के कारण माइक्रो कंट्रोलर किसी अन्य उपकरण या सिस्टम में एम्बेडेड होकर किसी विशेष कार्य को निष्पादित करता है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी समझा दिया है कि बोला है कि फॉर एग्जाम्पल द माइक्रो कंट्रोलर इन ए फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इज यूज्ड टू कंट्रोल द वॉशिंग साइकिल विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। देखिए बोला कि पूरी तरह से ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में माइक्रो कंट्रोलर वॉशिंग साइकिल को नियंत्रित करता है। अब बोला कि द साइकिल स्टार्ट विद द फिलिंग ऑफ वाटर आफ्टर व्हिच द क्लोथ्स आर सॉक्ड एंड वॉश्ड देयर आफ्टर द वाटर इज
drained and the class are spin dry. The simple switch of microcontroller has a permitted. आगे देखिए यही बोल रहा है कि यह पानी भरने से शुरू होता है, इसके बाद कपड़े भिगो जाते हैं और धोए जाते हैं, फिर पानी निकाला जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। अब देखिए इसमें यही बोल रहा है कि माइक्रो कंट्रोलर के उपयोग से जटिल और दोहराव वाले कार्य बिना किसी मानव हस्तक्षेप के स्वतः निष्पादित होते हैं, जिससे समय की बचत होती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ये बोल रहा है कि द सिंपल यूज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स है जब परमिटेड रिपीटेटिव एक्सिक्यूशन ऑफ टेडियस टास्क ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन देयर बाई सेविंग प्रेशियस टाइम, जिससे देखिए बिना मानव के हस्तक्षेप के काम हो जाता है। तो देखिए तो हम आप लोग को इस वीडियो मेमोरी के बारे में बताएं, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, इसमें फिर माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, सब बताएं। अब देखिए दोस्तों एक अभी इसका पार्ट और बनेगा, इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, बहुत बड़ा कर देंगे तो आप लोग का माइंड जो है कंसंट्रेट भी नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको हम यहीं तक रखते हैं। और देखिए अंत में यही कहेंगे कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।